नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। आज मैं जिस शख्स से आपको मुलाकात करवाने जा रहा हूं, उन्होंने अपना जीवन दूसरे बच्चों को बनाने में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जी हाँ, मिस सरिता राय। मैम, आपका स्वागत है द फुल वॉल्यूम पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपने मुझे बुलाने का काम किया। शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि अभी कोरोना का भी माहौल है और इलेक्शन का बहुत बड़ा पर्व हमारे बिहार में हो रहा है। वो बिहार जिस बिहार का इलेक्शन पूरे भारत के लिए बहुत मायने रखता है। तो इस मौके पे आपने हमें बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, ये सोशल और एजुकेशन एक्टिविस्ट बनने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? प्रेरणा जो होती है वो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि प्रेरणा कुछ अच्छा देख के नहीं हुआ, बुरा देख के हुआ। मैं बहुत टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत फैक्ट बोलूँगी कि अच्छा देख के नहीं हुआ, बहुत बुरा देख के हुआ। क्योंकि मेरे फादर जो थे वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे अरुणाचल प्रदेश में, और मैं अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ आया करती थी पापा के साथ। तो गर्मी की छुट्टी का जो एक्सपीरियंस रहा, जो यहाँ का जो मैंने सिनेरियो देखा, जो माहौल देखा लड़कियों के बीच खास करके, जहाँ पे लड़कियों के जो माँ बाप होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको लगता है कि लड़की को पढ़ाने का मतलब वह सर्टिफिकेट सिर्फ होना चाहिए पढ़ाई के लिए। पढ़ाई का ये मतलब नहीं कि उसको वो ज्ञान होना चाहिए, वो आत्मनिर्भर हो सके, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। वो मुद्दा नहीं होता था। एजुकेशन का मुद्दा उनके लिए होता था कि उनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, वो सर्टिफिकेट जिससे को दिखा के उनकी शादी हो, यही मुद्दा। तो ये चीज़ें जो है मुझे बहुत खटकती थी, क्योंकि दूसरे जगह में एजुकेशन का मुद्दा शादी नहीं होता था। हमारे यहाँ का मुद्दा मैंने ये देखा कि लड़कों के लिए भी, लड़कों को भी माँ बाप जो है डॉक्टर और इंजीनियर इसीलिए बनाते हैं क्योंकि दहेज जो बहुत सारा लेने में बने उनको। तो ये दो वजह है जिसने मुझे इंस्पायर किया एजुकेशन पे काम करने के लिए। लॉ से ग्रेजुएट और इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद आप स्टेबल लाइफ जीने के बजाय ये एजुकेशनल एक्टिविस्ट बनने का सपना कैसे मिला आपको? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूँगी क्यों ऐसा मुझे लॉ में चाहती तो बहुत अच्छे मल्टीनेशनल कंपनीज़ में लीगल के तौर पे काम कर सकती थी। मैं चाहती तो प्रोफेसर बन सकती थी, अच्छे कंपनीज़ को ज्वाइन कर सकती थी। लेकिन हम सभी जितने लोग हैं, आप एक चीज़ देखिएगा विकास जी, कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई, ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक सिर्फ सुशांत सिंह था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं जो कहीं ना कहीं ग्रसित हैं अपनी समस्याओं से। कई बार पैसा भी वो समस्या को खत्म नहीं कर पाता इंसान के जीवन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं, क्योंकि मैंने जॉब भी किया था, मैंने बैंक में जॉब किया था, वो जॉब छोड़ा है मैंने। क्योंकि मैंने जब मैं जॉब करती थी तो मुझे लगता था कि सुबह जो लाइट जलती है उस ऑफिस के अंदर, खिड़की नहीं होती। आप अक्सर किसी ऑफिस में जाइएगा ना तो आप देखिएगा खिड़की नहीं होगी वहाँ आपको एसी मिलेगा, पंखा मिलेगा, लाइट्स मिलेंगी, खिड़की नहीं मिलेंगी। यानी कि सुबह कब हुई, रात कब हुई, आपको पता नहीं चलता है। खास करके प्राइवेट जॉब्स में तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। आपको 8 घंटे से ज़्यादा काम करना होता है। पुरुषों को भी काम करना होता है, महिलाओं को भी काम करना होता है। वो जो मुझे लगता है 3-4 महीने का जो मैंने जॉब किया, उस दौरान मुझे लगा कि भाई सुबह होती है, शाम कब होती है, ना धूप देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना हवा देखते हैं, कुछ तो देखते ही नहीं। तो फिर जिंदगी चल क्या रही है इस 4 दीवारी के अंदर? रोज सुबह उठो और आओ और वो दीवार को देखो जो व्हाइट है, फिर शाम को जाओ वो व्हाइट देखते हुए जाओ, और जाके टीवी को देखो और फिर रात को सो जाओ खा के। ये जिंदगी नहीं हो सकती। जिंदगी एक्सप्लोर करने की चीजें हैं। तो ये जो चीज है, मुझे लगा कि अगर कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ के अगर ये लाइफ जीऊं जहां लोगों को समझूं, लोगों को जानूं, तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में आने का कोई मतलब निकल के आ पाता है। तो ये चीजें मुझे इस तरफ मुड़ के लेके आई है। गरीब बच्चों को एजुकेशन देने में आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति को आता है जो सोशल एक्टिविज्म में है, जो एजुकेशन एक्टिविज्म के लिए जो लोग काम करते हैं। चैलेंजेस इस तरीके से आते हैं कि विकास जी, जैसे कहीं पे भी जो पिछले पायदान के जो लोग होते हैं, जो सबसे पीछे खड़े हैं, एक आम व्यक्ति के जो लिस्ट होता है, सबसे पीछे जो खड़े हैं, उनके जीवन में देश में क्या हो रहा है, इलेक्शन में कौन जीतेगा, वो मायने नहीं रखता है। उनका सिर्फ मुद्दा है डिस्कशन करने का चौक चौराहे पे। उनका मुद्दा है कि मेरा पेट कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा। इसमें जो है मैंने ये देखा है कि लोग जो हैं कहीं ना कहीं उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है नहीं जा रहा। उनको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरा बच्चा कमा के कितना ला के देगा। लोगों के लिए दिमाग में ये रहता है कि जिसके जितने ज़्यादा बेटा होगा उसका कमाई उतना आएगा। जैसे मान लीजिए किसी का एक बेटा है किसी के घर में, उस पायदान पीछे पाले लोगों के दिमाग में है, किसी का एक बेटा है तो वो 500 रुपये लाएगा, लेकिन किसी का 4 बेटा है तो समझ लीजिए कितना पैसा लाएगा।
उसके दिमाग में यही रहता है। अब मैं उनको जाऊं कहूं कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, स्कूल में एडमिशन करवाइए, वो कभी नहीं मानेंगे। लेकिन ये चीज़ समझाने में मुझे लगता है कि हम लोगों को कम से कम 2 दिन लगते हैं। एक घर, जैसे हम ब्लॉक वाइज जाते हैं, हर एक ब्लॉक में जाते हैं जिले के, और उस ब्लॉक में जाकर ये पता करते हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। फिर उनका हमें एक लिस्ट मिल जाती है। उस घर में जाके हम उन्हें बोलते हैं कि मान लीजिए कि आपका बेटा किसी गैरेज में काम कर रहा है। वो गैरेज का जो मालिक होता है, जो ट्रैक्टर बनवाने आया होगा, वो लेता तो होगा 1000, आपके बेटा को देता होगा 100 रुपए। ये 100 रुपए और 1000 के बीच में कितना पैसा मारता होगा, क्योंकि आपका बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, आप लोग पढ़े लिखे नहीं है। ये चीज इस तरीके से उनको समझाने में कि पैसा कितना आपका नुकसान होता है। अगर पढ़ लिख लेगा तो शायद हिसाब कर ले, वो खुद में सेल्फ डिपेंडेंट हो सके और उसके साथ गलत ना हो सके, वो अपने हक की बात कर सके। इसको या तो हम कई बार उन्हीं के ब्लॉक के ही किसी बच्चे के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाहर के जो लोग जब उनको समझाने जाते हैं किसी भी गांव में, मोहल्ले में, तो वो नहीं समझते हैं। लेकिन उन्हीं का आदमी कोई उनको समझाता है तो शायद वो समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी तो सबसे पहली समस्या वहाँ आती है। दूसरी समस्या, मुझ जैसी महिला जो अच्छे परिवार से बिलोंग करती है, जहाँ पे स्टेटस बहुत मायने रखता है, स्टेटस को लोग बहुत इज्जत से जोड़ के देखते हैं, वहाँ पे एक महिला अगर झुग्गी झोपड़ी में जाती है, वो जाना लोगों को खटकता है, हर एक व्यक्ति को खटकता है कि भाई क्या ज़रूरत है, घर में घर की लड़की क्या ज़रूरत है बाहर जाए, वो गंदे बस्ती में जाए, वहाँ लोग कमेंट्स करते हैं। वहाँ पे तारी पी के सो जाना उनकी जीवन है। दिन भर रिक्शा चलाएंगे और शाम को तारी पी के रोड पे सोएंगे, वो उनका जीवन है। उस दौरान कोई महिला अगर गुजरे तो वो जरूर कुछ ना कुछ कहेंगे या उनको अजीब लगेगा, वियर्ड लगेगा उनको। तो ये इस तरह के कमेंट्स का भी मैंने कई बार सामना किया है। लेकिन धीरे धीरे जब लोग जान गए कि ये क्या करने आती है, ये जुनूनी औरत, ये पागल औरत, तो वो धीरे धीरे मेरा भी साथ देने लगे वो लोग। इस तरीके से हम लोग का समस्या का सामना करना पड़ता है। शिक्षा का सत्याग्रह कितनी जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि शिक्षा का सत्याग्रह। आपका जो ये फुल वॉल्यूम चैनल है, मुझे लगता है ये पहला चैनल है जिसने मुझसे ये सवाल पूछा कि शिक्षा का सत्याग्रह क्यों जरूरी। क्योंकि शिक्षा के सत्याग्रह पे लोग बातें नहीं करते हैं। देश की, दुनिया की, राजनीति, इधर उधर की बातें लोग अक्सर करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते। शिक्षा सत्याग्रह नाम शब्द जो है वो आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले महात्मा गांधी आते हैं। और ये भी आता है कि उन्होंने इस शब्द जो है सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए उन्होंने आग्रह किया था, इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि ये सत्य है। शिक्षा वाकई में एक सत्य है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में जाते होंगे, किसी भी राज्य को पहचानने के लिए कि वो राज्य कैसा है, उसकी सड़कें देखिए, पता चल जाएगा वो राज्य कैसा है। उसके कचरे का ढेर देखिए, आपको पता चल जाएगा वो राज्य कैसा है। हमें उसके बिल्डिंग्स बहुत देखने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स तो हर राज्य में होंगे, हर राज्यों के आपको राजधानी में बिल्डिंग्स मिलेंगे, लेकिन आप उस बिल्डिंग के नीचे आप देखिए कचरा कहाँ फेंका हुआ है, आप इससे पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम वैष्णव देवी जाते हैं, सभी लोग जाते हैं वैष्णव देवी। वैष्णव देवी में जब हम चढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग, तो आप देखिएगा, आप उसको गौर कीजिएगा, आज के बाद शिखर का पैकेट, सिगरेट का पैकेट आपको पहाड़ी पे नहीं मिलेगा, दारू का बोतल रोड पे फेंका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सबको पता है कि वैष्णो माता का हम दर्शन करने जा रहे हैं, तो कचरा हम फोकस करेंगे, कचरा हम नहीं फेंकेंगे। इससे ये पता चलता है कि वो जगह तो स्वच्छ है। लेकिन जैसे ही हम दिल्ली आते हैं, दिल्ली कचरों का ढेर हो जाता है। पटना शहर देख रहे हैं, कचरा का ढेर होता है। तो ये सत्य है। उसी तरीके से शिक्षा भी सत्य है। किसी भी राज्य में शिक्षा का स्तर अगर बहुत अच्छा है तो वो राज्य बहुत अच्छा है। हम बहुत बड़ा बड़ा ढिंडोरा पीट दे कि हम बहुत अच्छे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारे राज्य से आईएएस निकलते हैं। बिल्कुल, मैं इस बात पे बहुत गर्व महसूस करती हूँ वाकई में कि बिहारी हर जगह है। जर्नलिज्म में बिहारी का दबदबा है। मैं नहीं मानती कि बिहारी के अलावा कोई राज्य का व्यक्ति की बात मैं करूं जहां पे बिहारी पूरे भारत में उनका दबदबा है जर्नलिज्म में। आप इसी अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहारी किसी भी मामले में कब कम क्या सर्वे सर्वा है वो, मैं ऐसा मानती हूँ। हर जगह आप दिल्ली में जाएं, बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में देखें, वहां का जो सीईओ होगा शायद वो बिहारी होगा। आप नीचे उतरे, सब्जी वाले ठेला वाले को देखें, वो भी बिहारी मिलेगा। बिहारी हर जगह, ऊपर भी है और नीचे भी है। समस्या कहाँ आती है? जो बाहर चले गए, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा और बिहार से बाहर अपनी रोजी रोटी देख रहे हैं। लेकिन जो आज यहाँ है, प्रतिभाओं की कमी उनके पास भी नहीं है। अगर हमें मौका मिले, हम बिहारियों को मौका मिले, तो मुझे लगता है हम विश्व में हम पूरा बिहार ऐसा होगा जो सबसे ऊपर हो सकता है। एजुकेशन के स्तर में आप देखिएगा, हो तो सकता है लेकिन है नहीं। हम है एक्चुअली नीचे। अगर सर्वे किया जाए तो केरल का एजुकेशन का स्तर देखा जाए तो बहुत ऊपर है और बिहार का देखा जाए तो बहुत ही नीचे है।
ये विडंबना क्यों है? क्योंकि हम लोग हर चीज़ के ऊपर बात करते हैं। हम बहुत स्ट्रगलफुल है बिहारी, कूली का काम कर लेंगे, ठेला चला लेंगे। आप नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य में जाइए ना, असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, आप कहीं जाइए, आपको नाई बिहारी मिलेगा। ताज्जुब की बात है, वहाँ का लोकल नाई नहीं होता है, क्योंकि बाल काटना बिहारी ही जानता है। ये बहुत अजीब बात लगेगी आपको। आप नॉर्थ ईस्ट के, क्योंकि मैं वहाँ रही हूँ तो मैंने वो चीज़ ऑब्जर्व किया है। आप सब्जी वाले को देखिएगा, आपको बिहारी मिलेगा। आप ठेले वाले को देखिएगा, आप बिहारी मिलेगा। किसी बड़े स्कूल के प्रिंसिपल को देखिएगा, बिहारी मिलेगा। हिंदी स्कूल के टीचर को देखिएगा, बिहारी मिलेगा। मैथ्स का टीचर देखिएगा, बिहारी मिलेगा आपको। उसके बावजूद जब सर्वे निकालते हैं तो हम पीछे हैं। इसका मतलब यही है कि जीनियस तो हम बहुत हैं, लेकिन और जीनियस निकाल नहीं पा रहे हैं। कारण इसकी राजनीति भी है। राजनीति में ये चक्कर हो गया कि सब अपना अपना करियर सेट कर रहे हैं। सब लोग करियर सेट कर रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि हम राजनीति में भाई समाज सेवा के लिए आए, ऐसा कोई नहीं सकता। करियर अपना अपना सेट है। इस करियर सेट करने के चक्कर में जो जीनियस माइंड्स है ना, वो अभी भी वो छोटू में बस गया है। वो छोटू है, वही जीनियस माइंड है। जो चाय बेच रहा है, आपको मिलता है, आपको गुपचुप बेचते हुए मिलता है, वो जीनियस माइंड है। जो आज गुपचुप के पानी पूरी में आलू वाला मिक्स करके हमें दे रहा है, वही छोटू में फंसा हुआ है हमारा बिहार। जो मेरी ये मुहिम है कि उस बच्चों को हम बाहर निकालें और वो उस जगह पे आके अपने आप को प्रूफ करे कि बिहारी वो 60 नहीं 90% पे आ सकता है। इतना ताकत है बिहारियों में। मैं वो कोशिश में लगी हुई हूँ। इसी से शिक्षा के सत्याग्रह, बिल्कुल, ताकि ये सत्याग्रह अगर होता है तो मैं रहूं ना रहूं, मेरे ये विचार अगर जिंदा रहा, मैं तो आजीवन जीने के लिए तो आई नहीं हूँ, मेरा भी जाना तय है। लेकिन हम रहे ना रहे, मेरा ये जो विचार अगर रह गया, और ये शिक्षा का जो सत्याग्रह है, बिहार अगर उस सत्याग्रह को उस वे में लिया, तो मुझे लगता है कि बिहारी सबसे ऊपर रहेगा आने वाले समय में। बशर्ते हम हर व्यक्ति, जो मैं एक बहुत छोटा पायदान हूँ, मैं तो ना मैं बहुत पावरफुल इंसान हूँ, ना मेरे पास बहुत पावर। हाँ, मेरे पास जन सैलाब है, बच्चों का जन सैलाब है। मेरे पास वोट का भी जन सैलाब नहीं है, बच्चों का जन सैलाब है। लेकिन उस बच्चों के जन सैलाब के माध्यम से अगर बिहार का शिक्षा की स्थिति में बदलाव आ जाए, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। अभी चुनावी समय चल रहा है, चुनावी माहौल है बिहार में। ऐसे में बहुत सारे नेता आते होंगे, वादा करते होंगे। आप इन नेताओं से क्या आशा करती हैं? वैसे मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं हुई है विकास जी, लेकिन जितना मैंने बिहार आने के बाद, जब मैं नॉर्थ ईस्ट में थी तो मुझे राजनीति से, समाज सेवा से कोई मतलब नहीं था। मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, मैं बैडमिंटन की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गेम खेल चुकी हूँ, तो मेरा ध्यान सिर्फ अपने उस पर था, पढ़ाई गेम्स इसमें था। लेकिन जब मैं बिहार आई तो बिहार को समझी, तो मुझे लगा कि बिहार ने मुझे बनाया है। वाकई में बिहार ने मुझे ये एहसास करना सिखाया है कि लोगों की मदद करो, ये सच है। रही बात राजनीति की, राजनीति में मुझे लगता है आप इससे बिल्कुल वाकिफ रखेंगे कि बिहार सबसे ऊपर है। आज भी सबसे खतरनाक राजनीतिज्ञ बिहारी ही हैं, ये बात में कोई डाउट नहीं है। उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि जो राजनीति आ चुकी, इलेक्शन का समय है, एक माहौल है, तो आप टीवी खोलेंगे तो हर पार्टी दावा कर रही है कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। कोई कह रहा है कि हम उनको सीएम बनने नहीं देंगे, कोई सीएम कह रहा है कि हम ही सीएम बनेंगे, वो कह रहा है कि गठबंधन होगा, फिर ये कह रहा है कि ये होगा। मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि मैं राजनीति से तो हूँ नहीं, तो मैं राजनीति की बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये उम्मीद करूँगी कि किसी भी राजनीति पार्टी जो होती है, कोई भी पार्टी व्यक्ति से तो चलता नहीं है, वो विचारों से चलता है। कोई अगर राजनीति के व्यक्ति कहेगा कि मैं ये देश चला रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, वो झूठ कह रहे हैं, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति देश नहीं चला रहा है। देश उसके पीछे का जो उनके जो एक टीम है वो चला रही है। तो बिहार की जो राजनीति की जो भी पार्टियां होंगी, मैं किसी एक को नहीं कह सकती कि मैं इनको सपोर्ट कर रही हूँ, उनको नहीं कर रही हूँ। जो भी पार्टी, जैसे अभी कुछ नई पार्टियां आई, जैसे प्लूरल्स पार्टी आई है ना, गठबंधन चल रहा है, तो ये जो पार्टी जो अपनी अपनी मैनिफेस्टो रखा है, मैं ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि उस मैनिफेस्टो में शिक्षा मुफ्त हो, ये बात कौन कर रहा है? शिक्षा का मुफ्त होना विकास जी बहुत जरूरी है। शिक्षा मुफ्त नहीं है, समस्याएं बहुत सारी हैं। हम सबको बहुत लंबा लंबा भारी भारी बिल देना पड़ता है अपने बच्चों के स्कूल्स में, जमा करना होता है। हम अपनी कमाई का, मुझे लगता है हम अपनी कमाई का 50% पैसा स्कूल्स में ही देते हैं। क्या काश ऐसा नहीं हो सकता था कि वो स्कूल जो हमसे पैसे मोटे रकम ले रही हैं, वो हर बच्चे को बहुत नॉमिनल खर्च में पढ़ाए, या सरकारी स्कूल वो फैसिलिटी करे जो दूसरे राज्यों में हो रहा है या दूसरे देशों में हो रहा है। स्विट्जरलैंड में लिया जाए, वहाँ का स्वीडन के लिया जाए, पैसा नहीं लेते हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो एजुकेशन पे पैसा नहीं लेते हैं। हम और आप, आज मेरी आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप इसे वाकिफ होंगे कि बिहार में एजुकेशन एक कॉमर्शियल हो गया है, एक बिजनेस है। आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत अमीर बनना है, आप एजुकेशन पे पैसा लगाइए, आप कोचिंग खोल दीजिए, आप बहुत पैसे कमाइएगा। आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा बिजनेस हो गया है एजुकेशन।
जबकि रियलिटी में एजुकेशन को मुफ्त होना चाहिए था। ये आप नेता लोग से ये आशा करते हैं बिल्कुल कि एजुकेशन फ्री हमको हाँ बिहार चाहिए, जहां पे कम से कम कॉलेज की फी भी मुफ्त कराओ भाई। आपने कहा कि स्कूल, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जो पढ़ेंगे तो उनको हम स्कॉलरशिप देंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन आप कॉलेज में जो बच्चा एडमिशन लेने जाता है कितनी दिक्कत होती है उस बच्चे को, आप वो मुफ्त कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे फंड्स हैं जो हम ऐसे ही खर्च कर देते हैं, वो वहां लगा सकते हैं हम। एजुकेशन फी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा मानती हूँ। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं? ऐसा है कि मेरा पर्सनल लाइफ जो है वो कम ही है। मेरा प्रोफेशनल लाइफ में मुझे लगता है कि मैं 24 घंटा इसी बारे में सोचती रहती हूँ कि उस बच्चे के चेहरे पे स्माइल कैसा आएगा जो ठेले के पास खड़ा है। मेरे दिमाग में ऐसा रहता है, मेरे घर के लोग जो हैं कहीं ना कहीं मुझे कोऑपरेट करते हैं कि मुझे उसी मोड में छोड़ दिया जाए, ताकि मैं उन बच्चों के लिए ही सोच सकूं जिन बच्चों, जैसे मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मैं पागल हूँ। मान लीजिए मैं अपने परिवार के साथ जा रही हूँ और बीच रास्ते में कोई ऐसा ठेला मिल गया जहाँ पे मैंने देखा कि वो बच्चा बर्तन धो रहा है ठेला में, वो चाट बेच रहा है, वो प्लेट धो रहा है, मैं वहाँ रुकती हूँ, उस बच्चे से बात करती हूँ, उसको कोशिश करती हूँ कि इंस्पायर कर सकूँ कि पढ़े, जितना हो सके, या तो उसे चाट खरीद के उस ठेले पे उसी को खिला देती हूँ। वो बच्चा जो ठेला पे चाट बेचता है ना, खुद नहीं खाता है, आप यकीन कीजिए। वो हर वक्त बेचारा का उसको लालच में होता है, काश मैं भी चाट खा पाता, क्योंकि मालिक तो डांटेगा, क्योंकि वो ठेला तो मालिक का है, वो तो सिर्फ चाट का बर्तन धोने आया है। वो बच्चा, आप कभी गौर कीजिएगा, जो ठेले पे चाट बेचता है ना, वो चाट खुद खाने के लिए लाता है वो बच्चा। तो मेरा पूरा फोकस जो होता है 24 घंटे मैं इस तरह के बच्चों के लिए ही सोचती हूँ, और पर्सनल लाइफ मेरा हमेशा उसी में ही कन्वर्ट हो जाता है। मैडम, बस जाते जाते एक आखिरी सवाल, आप हमारे फुल वॉल्यूम के दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं फुल वॉल्यूम के सारे टीम आपकी, सिर्फ आप ही नहीं, क्योंकि आप कैमरे में हैं तो आप ऐसा ना सोचे कि मैं आप ही का धन्यवाद करें, जो पीछे हैं दिल से मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो आपने शुरुआत किया है महज 1 सालों में, आपकी जो टीम है वो काफ़ी हज़ार व्यूवर्स तक पहुँच गए। ये बड़ी बात है, क्योंकि बिहार में ना जैसे लगता है कि कुकुर मुत्ता की तरह, मशरूम की तरह ये चैनल्स हैं। आप यकीन मानिए, एकदम इतने भरे पड़े हैं कि हर जगह आपको चैनल्स मिलेंगे। कभी कोई खोल दिया, जिसका मन होता है वो खोल देता है, लेकिन आप लोग अगर 1 साल में इतनी मेहनत किया, इतने अच्छे से आप लोगों ने इसको अरेंज किया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये कुछ सालों में और आगे तक जाए, और क्योंकि आपकी टीम बहुत अच्छी है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।